नमस्कार मित्रों। अब हत्या के रहस्य की आगे की कड़ी आपको सुनाता हूँ। आशा है आपको पहला भाग पसंद आया होगा। अब दूसरे भाग को भी आपको सुनाता हूँ। जब भेड़िया सिंह गधे राम के साथ चला गया तो मिंटू बंदर पेड़ से नीचे आया। उसने चारों ओर झांक के देखा और फिर बोरे के पास आया और उसमें से मूंगफलियाँ निकाली, मूंगफलियाँ खाने लगा। थोड़ी देर में उसकी माँ आ गई। जब माँ आ गई तो माँ को बताकर वो सीधे भेड़िया सिंह के ऑफिस में पहुंच गया। वहाँ एक कुर्सी खाली थी, उस कुर्सी पर बैठ गया और उसने कहा, हाँ मामा जी, अब बताओ बात क्या है। मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए आया हूँ। भेड़िया ने बड़े रोते हुए स्वर में बोला, बेटा, तुमने खबर तो सुनी होगी कि यहाँ कई दिनों से जानवरों की हत्याएं हो रही हैं। वो हत्या कौन कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और न वो किसी एक ही जानवर की हत्या करता है, वो अलग अलग जानवरों की हत्या कर रहा है। और शेर सिंह ने मुझे धमकी दी है कि जल्दी से जल्दी हत्यारे का पता लगाऊं, नहीं तो मुझे खा देगा। अब बेटा तुम मेरी मदद करो। तो मिंटू ने कहा, मामा जी क्या बात है, रात दिन सोए रहते हो क्या? और तुम्हारे वो भेड़िए और वो सियार, लगता है वो भी सोए ही रहते हैं। आपको इतना ही पता नहीं कि कम से कम यहाँ पे चौकीदारी अच्छी तरह की जाए। इतने लोग, इतने जानवर आपने रखे हुए हैं, वो क्या करते हैं? भेड़िया सिंह को गुस्सा आया। उसका मन चाहा कि इसको पकड़ के मैं अभी मारूं, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया और उन्हें स्वर में बोला, बेटा जो कहना है कह लो, लेकिन मेरी मदद करो, मेरी जान बचाओ। उसने कहा, मामा जी इसीलिए तो आया हूँ, चलो मुझे जगह दिखाओ जहाँ हत्याएं हुई हैं। वो उसको लेके गया। एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के नीचे पत्थर पड़े हुए थे, बड़े बड़े पत्थर, और उन सब पे खून लगा हुआ था। वो एक किनारे से देखते हुए गए और फिर उसने पूछा, मामा जी आपका वो मिंटू डॉग कहाँ है? उसने कुछ पता लगाया है कि नहीं लगाया? ये फॉरेंसिक वाले भी क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा, बेटा उन्होंने पता लगाया है, ये अलग अलग जानवरों के हैं। फिर उसने कहा, अब कोई हत्या हुई है कल रात को? उसने कहा, हाँ बेटा, एक हिरन को मारा है। उसने कहा, कहाँ है? तो एक हिरन जो है वहाँ से हटके एक पेड़ के पीछे नीचे कहीं मरा हुआ था। उसका सर भी बुरी तरह से काट दिया गया था, तोड़ दिया गया था। तो मिंटू ने पूछा, इस जो एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर कोई रहता है? उसने कहा, नहीं बेटा, यहाँ कोई नहीं रहता है। उसने कहा, अच्छा मैं देखता हूँ। वो सामने के एक पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पे चढ़कर पहाड़ी की ओर देखा। वहाँ एक गुफा सी दिखाई दी, लेकिन गुफा छोटी ही थी। फिर उसने सामने के पेड़ पे देखा जहाँ वो हिरन मरा पड़ा था। उस पेड़ की तरफ देखा, वहाँ उसे धूप की रोशनी ने कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो फौरन नीचे आया और उस पेड़ पे चढ़ गया जहाँ उसे वो कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। उसने वहाँ जाके उसके पास जाके देखा तो खून के दाग दिखाई दिए, बहुत हल्के हल्के से।
तो इतने में टॉमी डॉग भी आ गया। उसने उससे कहा, टॉमी डॉग से, कि भाई जरा ये देखो, यहाँ भी एक दाग दिखाई दे रहा है, जरा इसको चेक करो। टॉमी डॉग अपने 2 पैरों पे खड़ा हुआ और ऊपर झांक के देखा, सूंघा। सूंघने के बाद बोला, ये तो समझ में नहीं आ रहा किस जानवर का है। तो उसने कहा, हो सकता है ये हिरन भागने लगा, जो वो मारने लगा तो हिरन भागने लगा, उसने हिरन को पकड़ के इससे पलट दिया हो। उसने कहा, नहीं, ये हिरन का खून नहीं है, इतना तो मैं दावे से कहता हूँ। तो उसने कहा, अच्छा आप फॉरेंसिक इसका सैंपल ले जाओ और फॉरेंसिक में चेक करो, देखो क्या कहते हैं किसका खून है, ये पता तो लगे। उसने कहा ठीक है। उसने अपने दूसरे आदमी को बुलाया और उनसे वहाँ का खून इकट्ठा किया और लेके चला गया। जाते जाते बोल गया, मैं कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे जानवरों का खून है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस तरह का खून मैंने आज तक कभी सूंघा ही नहीं। उसने कहा ठीक है, जल्दी से जल्दी पता लगाओ। और फिर वापस आ गए। तो फिर ऑफिस में बैठे तो उसने कहा, बेटा तुम्हारे दिमाग में क्या बात आ रही है, ये बताओ मुझे कैसे बचाओगे, समय मेरे पास बहुत कम है। उसने कहा, मामा जी आप चिंता मत करो, अब मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं कोशिश करूँगा रात को आके यहाँ देखूँगा कि कौन इधर आता है, कौन इधर से जाता है, ये पता मेरे को लग जाए तो उसके बाद मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। उसने कहा, बेटा अब तेरे ही हाथ में मेरी इज्जत है, तो कुछ कर दे और मुझे बचा ले, प्लीज़ बेटा बचा ले। उसने कहा, मामा जी चिंता मत करो, जब आपने एक बार मेरे को बता दिया है तो आगे का काम मेरा है, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना। उसने कहा ठीक है बेटा, मैं वैसे ही करूँगा। अब बंदर जो है अपने एक पेड़ पे चढ़ा, वहाँ से उचकता हुआ आगे चला गया और सीधे अपने घर पहुँचा। घर माँ ने उसको खाने के लिए कुछ केले दिए, उसने केले खाए। केले खाने के बाद वो फिर से जैसे जैसे रात ढलने लगी, वो रात को आके पहले उसने चारों तरफ घूमा, न भेड़िया सिंह था, न उसके गुर्गे थे, न शियार, कोई भी वहाँ नहीं था। वो एक पेड़ पे चढ़ गया और अपनी नजरें, मतलब ज़्यादा ऊपर भी नहीं चढ़ा, इतने ऊपर चढ़ा कि जहाँ से नीचे का हिस्सा देख सके। करीब आधी रात के समय उसे कुछ खड़बड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने नीचे झुका, नीचे झांक के देखा तो एक जानवर दिखाई दिया, लेकिन उस जानवर को वो पहचान नहीं पाया कि कौन है। वो जानवर वहाँ पर सिर झुकाए हुए, हाथ जोड़े हुए कह रहा था, हे प्रभु, मैंने जितना तप किया है उसके बदले में मुझे तू अपने पास बुला ले। मैं इस दुनिया में थक गया हूँ, मुझे ले चल प्रभु, अपने दर्शन दे और मुझे ले जा। इतने में ऊपर से एक भारी सी आवाज़ आई, पहाड़ी के ऊपर से एक भारी सी आवाज़ आई। उसने वो कह रहा था, तुम्हारा वक्त आ गया बेटा, तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो और इसलिए मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। तुम्हें स्वर्ग ले जाऊँगा और तुम्हें मज़े से रखूँगा, तुम इस जीवन से मुक्ति पा जाओगे। जब ये बात उसने सुनी, साथ ही उसने देखा कि जो भी है, जो बोल रहा है, उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है। तो मिंटू बंदर जोर से चिल्लाया, उसने कहने लगा, कौन है?
ये सुनते ही वो जो नीचे वाला था वो भी भागा और ऊपर जो था वो उसके भी भागने की कदमों की आवाज सुनाई दी। मिंटू बंदर वहीं से कूदा और सीधे पहाड़ी के ऊपर और पहाड़ी पर भागना शुरू कर दिया। कुछ दूर से पेड़ थे, तब तो पेड़ों पर चढ़ता रहा। आगे आगे कोई भाग रहा था, बहुत तेजी से भाग रहा था, जो साया सा दिखाई दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि कौन है ये, कौन है। जब वो कुछ दूर पहुंचा तो पेड़ खत्म हो गए। अब उसको पैदल दौड़ना पड़ रहा था। उधर पत्थर थे, कांटे थे, सब कुछ थे, उसके पैरों में चुभ गया तो उसकी स्पीड कम हो गई। वो धीरे धीरे चलने लगा और जिसकी आवाज़, दौड़ने की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ खत्म हो गई, कहीं आवाज़ नहीं थी। लेकिन वो चलता रहा, हिम्मत करता रहा और कुछ देर में वो एकदम से चौंक गया। आगे पहाड़ी के नीचे थोड़ा सा मैदान था। उस मैदान में चारों ओर फूलों के कांटे, पेड़ पत्तियां, हरी भरी डालियां सब दिखाई दी और साथ ही उसके चारों तरफ बाढ़ सी दिखाई, पेड़ों को काट के और बांसों से बांध के बाढ़ बनाई हुई थी। वो बाढ़ के साथ साथ आगे की तरफ चलने लगा और सोचने लगा ये कौन सी जगह है, कितनी सुंदर जगह है। और जब आया तो आगे एक गेट था। वो गेट के अंदर गया तो वहाँ के जो थे गुरु हाथीराम थे। वो एक पैर पे खड़े अपनी सूंड ऊपर उठाए और हाथ जोड़े, न जाने क्या मंत्र बोल रहे थे। मिंटू बंदर ने बहुत सुना था कि यहाँ एक हाथीराम जी हैं जो प्रवचन देते हैं, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाते हैं। मिंटू की माँ भी कई बार यहाँ आ चुकी थी प्रवचन में और आगे मिंटू से कहती थी कि बेटा तुम भी जाओ, प्रवचन सुनो, कुछ अच्छे काम करो, वो जो शिक्षा देते हैं उससे कुछ तो ग्रहण कर लो। लेकिन मिंटू कभी आया नहीं। अब उसने आज जैसे ही उनके पास नज़दीक पहुंचा, उसने हाथ जोड़े, सिर नीचे झुकाया और उसके बाद पीछे की तरफ चलने लगा देखने के लिए कि यहाँ क्या है। वो आने वाला कहीं यहीं तो नहीं आ गया है, ये सोचते हुए वो बाढ़ के सहारे चल रहा था। तो पीछे जाके उसने देखा कि बाढ़ पूरी तरह टूटी हुई है, पेड़ पौधे जो हैं वो कुचले हुए हैं और रास्ता पूरा साफ है। वो थोड़ा आगे तक गया, बाढ़ से निकल के आगे गया, लेकिन वहाँ मैदान था, कुछ दिखाई नहीं दिया। वो वहाँ से वापस आया। वापस आते ही जैसे ही क्या गेट के पास पहुँचा, वो फिर से झुक के उनको हाथी देव को प्रणाम करने लगा कि हाथी ने कहा कौन हो भाई? तो मिंटू ने कहा मैं हूँ मिंटू बंदर। उन्होंने कहा क्या करने आए हो? उन्होंने कहा गुरु जी बस ऐसे ही आपके दर्शन करने यहाँ से जा रहा था, तो आपको इस हालत में देखा तो मैंने सोचा थोड़ी बात कर लूँ, मैं यहाँ इसीलिए आया था। तो उन्होंने कहा बेटा अब थोड़ी सुबह होने वाली है, थोड़ी देर में प्रवचन शुरू होंगे, तो तुम भी आओ, प्रवचन में आ जाओ। उसने कहा गुरुजी वो काम तो मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन एक दो दिन के बाद मैं आपके यहाँ जरूर आऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ। मैं यहाँ किसी का पीछा करते हुए आया था, तो मैंने देखा पीछे की बाढ़ टूटी हुई है और वहाँ जो पौधे हैं वो सब कुचले हुए हैं। जैसे ही भालूराम ने जैसे ही हाथीराम ने ये सुना, वे एकदम से सीधे हुए और दौड़ते हुए पीछे की तरफ चले। उनके साथ साथ मिंटू भी गया। वहाँ जाके जब उन्होंने बाढ़ देखी तो बड़े दुखी हुए
और माथे पे हाथ मार के बोले अब मेरे को पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा ये सब करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से मैंने ये बनाया था, इतने अच्छे पौधे लगाए थे, पौधे भी तोड़ दिए, बाढ़ भी तोड़ दी। अब मेरे लिए काम बढ़िया है, अब मैं इसी काम में अभी लग जाता हूँ, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी देर में लोग आ जाएंगे। तो मिंटू ने कहा अच्छा गुरुजी, अब मेरे को इजाज़त दीजिए, लेकिन आपको एक सलाह देता हूँ। उन्होंने कहा बोलो बेटा, क्या सलाह देना चाहते हो? उसने कहा कि जब आपने इतनी अच्छी बाड़ बनाई है तो गेट पर भी कुछ डाले लगा दीजिए, कुछ बांस के डंडे लगा दीजिए जिससे गेट खुले और बंद हो, ताकि कोई इस तरह से अचानक आके अंदर न घुस जाए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं इस तरह से सोचता हूँ, लेकिन आप अगर कुछ सुनना चाहते हो तो बैठो। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, अब मैं चलूँगा। इतनी देर में सुबह होना शुरू हो गई थी, तो तभी शेर सिंह जी आए। आके उन्होंने हाथीराम के चरणों में अपना सिर रख दिया। हाथीराम ने उनके सिर पे हाथ रखा, उन्हें आशीर्वाद दिया और शेर सिंह जी वहाँ बैठ गए। तो हाथीराम ने मिंटू से कहा बेटा बैठो, तुम भी प्रवचन सुन लो, तब चले जाना। उसने कहा नहीं गुरुजी, आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक दिन जरूर आऊँगा और अच्छी तरह से आऊँगा। और वो चला गया। आज की कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी और आप लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका।